नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह 3 विषय। दिल्ली बम धमाका, क्या युद्ध होगा? दूसरा, चीता किस ग्रह को शांत करता है? तीसरा, शेख हसीना का राजनीतिक बयान 2 देशों को कितना करेगा परेशान? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों से कहें, अगर आपको अच्छा लगता है कि चैनल, तो दोस्त मित्रों से कहें सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आपके इस आर्थिक सहयोग से चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, दिल्ली बम धमाका, क्या युद्ध होगा? दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, बड़ा धमाका था। अब उसकी डिटेल्स आ गए हैं, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सुनहरी मस्जिद में एक गाड़ी आके पार्क होती है, फिर कैसे निकलती है और कैसे व्यस्तम वो I-20 जो थी, उस जगह जितनी भीड़ हो, मतलब उससे ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती थी। स्लो मूविंग ट्रैफिक था। ये कोई पुरानी टैक्टिक्स से लोग चेंज हुए हैं। पुराना जब टेररिस्ट वो करते थे तो किसी स्कूटर में, किसी पार्किंग लॉट में यहाँ करके बम धमाके, ये इस बार बम धमाका बिल्कुल मूविंग ट्रैफिक में हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का जिससे हानि हो। मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि किसने क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार, कौन नहीं जिम्मेदार, क्योंकि NIA ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 13 लोगों ने जान गंवाई, बहुत से जख्मी हुए, और इन सबके बीच में थोड़ा ये भी देखने की बात है कि जिम्मेदारी किसकी, कौन जिम्मेदार। क्योंकि एक दो चीज़ें समझ लीजिए, जब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते, भारत और चीन के रिश्ते जैसे हैं ऐसे रहेंगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह की हरकतों को, इस तरह की कार्रवाई जो कहीं ना कहीं उनके द्वारा पोषित रहता है, मतलब पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, चीन का भी बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन चीन बहुत डिस्टर्ब करके रखता है, ये तो होगा ही होगा। अब मेन चीज़ ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ इट, हम लोग इसको डील कैसे करते हैं। इसकी जांच होगी, जांच होनी चाहिए। अब ये कहा जा रहा है, अगर आप स्टेटमेंट देखिए हमारे, मतलब सारे बड़े बड़े नेताओं के, जांच होगी, इसकी पूरी जांच होगी, जो दोषी हैं, जो साजिश करता है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आपको कुछ नया लगा? अरे भाई, जब ये हुआ है तो जांच तो होगी, जो दोषी है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, पुराना तो भूल जाइए, हाल के दिनों में जब बीजेपी आई तो ये कहा कि लाल लाल आंखें दिखाएंगे और घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के रिटॉरिक बीजेपी करती थी। लेकिन जब जांच की बात आती है तो बीजेपी के पैर क्यों धीरे हो जाते हैं? क्यों वो तत्परता से जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी, सबको बताए क्या हुआ है, पुलवामा में क्या हुआ? आज तक क्या पुलवामा का डिटेल्स पता लग पाए? कैसे आया, कौन लाया, कौन साजिश करता था, कहाँ से चूक हुई, कौन इन्वॉल्व था, ये कहीं से पता लगा आपको आज तक? उसमें एक देवेंद्र सिंह नाम का एक पुलिस का आदमी था, उसके बारे में तो अजीब अजीब बातें होती थी, वो भी आजकल गायब है। उसको भी गिरफ्तार किया, फिर उसको बेल मिल गई। फिर पहलगाम हुआ। पहलगाम में तो हुआ कि बस पहलगाम के होने के 8-10 घंटे के अंदर तो स्केच जारी होगा कि पकड़ लिया, देख लिया, ये कर दिया, इनकाउंटर भी कर दिया। फिर आए नहीं, ये लोग नहीं है। पहलगाम की जांच हुई, आपको कुछ पता है किसी को जांच के बारे में? क्यों नहीं जांच पूरी होती है? और वही हाल अब दिल्ली का होने जा रहा है। मुश्किल क्या है कि जिस वजह से मन में थोड़ा क्षोभ होता है कि किसी भी शांति प्रिय देश में हम लोग के लिए वी हैव टू लिव विद इट, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई है उस पर काफ़ी कुछ रोक लगाई जा सकती है अगर जांच तत्परता से हो, जल्दी हो, ट्रांसपेरेंट हो, और जो इसका दोषी है उसको ऐसी सजा दी जाए कि फिर वो दोबारा इस तरह का उसको देख के कोई सोचे भी ना।
अच्छा, सिर्फ जांच इसी बात की ना हो, जांच इस बात की भी हो साजिश करता है, एक बात है। दूसरा, कहां कहां चूक हुई है, जो लोग इस काम के लिए रखे गए थे, जो लोग ये काम देखते थे, उनसे कहां पे गलती हुई है, ये भी तो जांच का विषय होना चाहिए ना। क्योंकि इस समय हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कुछ बहाना नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार उनकी, दिल्ली सरकार उनकी, सब कुछ उनके पास। बॉर्डर के जो सुरक्षा है वो आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये लोग करते हैं, आप सब आपके पास है, तो आप किसको जब वो मानेंगे। 2-3 दिन तक वहां पहुंचाया रहा कि क्या है, नहीं है, क्या है, कौन सा है, एक्सीडेंट है, लेकिन अंतोगत्वा कल कैबिनेट ने सरकार की तरफ से घोषणा हुई कि ये टेररिस्ट अटैक है। अब दूसरी बात शुरू होती है, हम लोग हर चीज में चूंकि चुनाव के चश्मे से देखने लगते हैं, और खास करके बीजेपी, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है, तो उसके लिए वो जो एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जिसको कहते हैं बतौले जो करते हैं, उससे देश को नुकसान होता है। ये बात मैं आगे ले चलूं उससे पहले राहुल गांधी का एक वीडियो देख लीजिए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये जो बढ़ चढ़ के बात विदाउट रेफरेंस करते हैं, उसके नुकसान भी समझ लीजिए, वो जरा सुन लीजिए। Right? At the end of the exercise, they say, the government of India says, any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, one second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? What will you do? You'll attack Pakistan again? So now, the moment they know that you're going to attack Pakistan, they just have to do a terror attack and they know you're going. So, this government is clueless even about what deterrence means. Right? This government is clueless about what political will means. This government is clueless about what it means to let the army, air force, navy fight. राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि आप ही ने कहा था कि अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो इसका मतलब अब एक्ट ऑफ वॉर हो गया है, तो क्या लड़ाई शुरू कर रहे हैं? भाई आप ही तो कह रहे हैं ना कि लड़ाई शुरू कर दो। क्योंकि मुझे एक चीज लगती है कि बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी के नेतृत्व, आरएसएस के नेतृत्व, इन लोगों को चुनाव में इससे क्या फायदा ले लें उससे बाहर आना होगा। दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कभी देखेंगे तो आपको लगेगा कैसे लोग हैं भाई। 26 नवंबर 2008 में मुंबई में ताज होटल में और कई जगह पे टेररिस्ट आतंकवादी हमला हुआ था। 10 आतंकवादी आए थे, लोग मारे गए थे। 26 नवंबर को ये होता है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई शुरू होती है और 29 नवंबर तक ये कार्रवाई चलती रहती है। 29 नवंबर को अंततः लास्ट में फिर सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं और फिर कंट्रोल होता है। लेकिन 26, 27, 28 और 29 का आधा दिन, सिर्फ याद दिला दूं आपको, मोदी जी 28 को अहमदाबाद से पहुंच जाते हैं मुंबई, और मुंबई में ताज होटल के बाहर, और क्या क्या बयान नहीं दिए था आप खुद गूगल कर लीजिए। मैं उसमें क्योंकि समय की सीमा है, खुद गूगल कर लीजिए क्या क्या नहीं कहा था। और तो और फिर याद दिला दूं, 29 नवंबर को दिल्ली में चुनाव होता है 2008, 26 की घटना है। और बीजेपी 26 की घटना को आज बीजेपी कहती है नहीं ये नहीं बोलो, वो मत बोलो। बीजेपी ने जो पोस्टर लगाए थे वो जरा देख लीजिए। 29 नवंबर 2008 के दिल्ली चुनाव के लिए और फिर 4 दिसंबर 2008 में राजस्थान चुनाव के लिए क्या पोस्टर लगे थे ये देख लीजिए। मतलब
ये शुरुआत में ही तो बिल्कुल इनकी घुट्टी में पिला हुआ है कि अगर कहीं आतंकवादियों को तो वोट नहीं, मतलब हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। वोट के पीछे भागते रहने की जो अंधी दौड़ है उसने बीजेपी को और आरएसएस को अंधा कर दिया है कि कहाँ देश है, किसका क्या देश हित में है, क्या लोगों के हित में है, उसको सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई है। ये वोट मांग रहे थे 29 नवंबर 2008 में दिल्ली इलेक्शन और 4 दिसंबर 2008 में राजस्थान में। इसी जो टेररिस्ट अटैक था, आतंकवादी हमला था मुंबई में। मैं एनआईए को जांच दे दी गई है, सब ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जब जागो तभी सवेरा। बीजेपी को एक बार हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलना होगा, एक बार चुनाव कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इससे बाहर निकलना होगा। राष्ट्रहित के चक्कर में एक निष्पक्ष जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करिए। जो लोग इसमें साजिश करता है या जो लोगों की निग्लिजेंस की वजह से भी हुआ है, जो लोग चौकन्ने नहीं थे, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अब आ जाएं दूसरी बात, चीता किस ग्रह को शांत करता है? आप कहेंगे ये कौन सा प्रश्न है? असल में क्या है, ऐसा बताया, ये एकदम से हमारे जो महामानव हैं नॉन बायोलॉजिकल, उनका एकदम से चीता प्रेम जागृत हो गया है। तो बहुत से लोगों का जो ये तंत्र मंत्र और इसमें विश्वास करते हैं, उनका ये मानना है कि ये चीता को उस तंत्र मंत्र की वजह से ही लाया जा रहा है। ये कुछ लोगों का दावा है, क्योंकि अदरवाइज एकदम से आपका चीता प्रेम क्यों? और वो चीता प्रेम की हद ये है कि हमारी राष्ट्रपति जी बोट्सवाना गई हुई हैं। बोट्सवाना में कल पूरे दिन इस पर चर्चा रही, चीता चीता चीता। उन्होंने बताया भी कि चीता लेके जाऊंगी, चीता हैं 5, और आज फिर कार्यक्रम हुआ, 2 दिन चीता का कार्यक्रम। आज 5 सिंबॉलिक रूप में उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। आएंगे तो बाद में, 8वां आएंगे लेकिन बाद में, लेकिन अभी आज सिंबॉलिक रूप में ही होगा। ये चीते की कहानी भी जरा समझ लीजिए, और फिर बीजेपी किस तरह से हर चीज को इवेंट बनाना, और किसी का, अब अगर किसी का ग्रह शांत होना है तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देश। चीता 1952 में 1952 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि एक्सटिंक्ट है, अब ये विलुप्त जाति हो गई। कहीं से जैसा कहा जा रहा है, जैसा लोग कहते हैं कि कहीं से कुछ नेताजी लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को बताया गया कि आपका कौन सा ग्रह क्या क्या है, उसको शांत होगा अगर आप चीता ले आइए। ठीक है भाई, चीता आ गया। तो 2022 में 8 चीते नामीबिया से आए, दोनों थे, मेल फीमेल दोनों थे, और हमारे मोदी जी ने उसको सितंबर 2022 में खूब फैनफेयर के साथ जाके हैट वैट ये वो सब लगा के जूम कैमरा इधर उधर करके उन्होंने उन चीतों को छोड़ा। ये तो 8 चीते आए थे। फिर मोदी जी ने फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते और मंगाए। वो भी मोदी जी ने खूब फैन खूब हल्ला गुल्ला मचा, अब चीते आ गए, चीते आ गए, चीते छोड़ दिए गए। कहाँ छोड़े गए? कुनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में है। ये कुनो नेशनल पार्क का एक हिस्ट्री और आपको बता दें, इधर तो सब लोग जानने लगे। ये मूल रूप से एशियाटिक लॉयन जो था वो एक्सटिंक्ट हो रहा था, तो उसके लिए इस जगह को बनाया गया था, उसके सेटलमेंट के लिए। कुल 19 मरे हैं। अब उसका वो समझ लिए, 20 एडल्ट चीते मंगाए गए नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, उसमें से 9 मर गए हैं, और जो 10 और उनके छोटे जो मतलब जो बच्चे हुए हैं वो मर गए हैं। 19 को टोटल चीता मरे हैं, 9 जो बाहर से आए और 10 जो यहीं पे बच्चे हुए थे। आज की तारीख में कुल 27 चीते हैं। 11 जो वहां से मंगाए गए थे वो जीवित हैं, और 16 नए बच्चे हुए, इनको मिला के 27 चीते हो गए। इनके मरने के कारण बहुत से हैं। इनके मरने का एक बड़ा कारण तो सबसे बड़ा है कि वेदर कंडीशंस यहाँ की अलग हैं। जो हिंदुस्तान का चीता और वहाँ के चीतों में बहुत फर्क है। वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ फर ज़्यादा है, वहाँ ठंडक ज़्यादा पड़ती है। वो मैं उस डिटेल में मैंने बहुत पहले एक बनाया था वीडियो इस पर, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे एक्सट्रीम हीट है, डिहाइड्रेशन की वजह से मर रहे हैं। और एक और है, वो यहाँ पे तेंदुआ जो रहता, वो पहले से रहता था। तेंदुआ जब इनसे और तेंदुए का झगड़ा है,
टू द एक्सटेंट ये भी हुआ कि जो इन लोगों के लिए जो खाना रखा जाता था नॉन वेजिटेरियन, जो काट के, जो भी बकरा बकरी जो भी काट के रखा जाता था, भैंसा ऐसा, वो तेंदुआ चट कर जाता था, इनको खाना भी नहीं मिलता था। और इनके आपस के जब झगड़े हुए तो उसमें भी कुछ मरे हैं। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अब ये 20 तो आ गए जिसमें से 9 मर गए, अब फिर बोट्सवाना भागे भागे गए, अब वहां से 8 चीते और आने हैं। अब जो 8 चीते आ रहे हैं उसको ये सुनने में जरा मतलब हम तो ये मान रहे हैं कि ला रहे हैं, खरीदा जा रहा है, कुछ एक्सचेंज है, नहीं। अब एक नया टर्म निकाला गया, उनको का रीलोकेशन ऑफ चीताज हो रहा है। तो रीलोकेशन मतलब उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो काम वहां करते थे वो काम यहां आके करेंगे। रीलोकेशन और इसमें क्या फर्क है, लेकिन अब उसको बार बार कहा जाता है इट इज रीलोकेशन। और कहां से लाया जा रहा है? बोट्सवाना से। राष्ट्रपति गई है लाने, 2 दिन का उसका, एक दिन कुछ कार्यक्रम है उसी चीते को लेके, आज हैंडिंग ओवर है, सिंबॉलिक हैंडिंग ओवर है, क्योंकि अभी तो वो वहीं रहेंगे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं कि बोट्सवाना की कुल आबादी 24 लाख है। बोट्सवाना का कुल जो जीडीपी है वो 54.67 बिलियन US डॉलर है। तो कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है, वहां पे जाके चीते लाना ठीक है भाई, किसी का शौक हो सकता है, या किसी का, अगर पंडित जी ने या ओझा ने या झाड़ फूक वाले ने कह दिया है तो उसकी वजह से हो सकता है। मैं यहां कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कॉस्ट क्या है, जब शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि कैसे चीतों का वो हो, तो शुरुआत में सरकार ने भी दिया, इंडियन ऑयल से कहा गया तो इंडियन ऑयल ने 50 करोड़ रुपए दे दिए, अभी और पैसे देने बाकी हैं। मेरे साथी एक हैं, वो इनका कहना ये है कि ये कुछ सितारों का इसलिए भी खेल है, एक चीज से वो रिलेट कर रहे थे। पंचायत सीरियल आए थे, पंचायत सीरियल में एक एमएलए साहब होते हैं, वो जब पशु के पास जाते हैं तो उनके ऊपर हत्या आ जाती है कि वो क्या कुत्ता मार के खा गए थे, कि बकरी मार के खा गए थे, क्या क्या खा गए थे। तो उनका एक घोड़ा होता है, तो उनको वो जो ओझा होता है, झाड़ फूक वाला होता है, उनको बताता है कि इसको साथ तुम अपने जानवर ना रहें, नहीं तो तुम्हारा और अपयश होगा। तो वो अपने सितारा नाम के घोड़े को बेच देता। उसी तरह की कोई स्थिति यहाँ है। किसी ने बता दिया है, झाड़ फूक वाले ने, कि लगातार चीते आते रहे, मरते रहे, तो 2047 क्या अगले 100 साल तक राज चलेगा। अब तीसरी बात, शेख हसीना का राजनीतिक बयान 2 देशों को कितना करेगा परेशान। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शेख हसीना अगस्त 2024 में भारत आ गई थी। जब वो शुरू में आई थी तो ये कहा गया था कि वो 2-4 दिन के लिए हैं, शी इज ऑन हर वे टू यूके, जहाँ पे उनकी बहन है, पॉलिटिकली एक्टिव है। फिर ये आया कि नहीं, वहाँ यूके में मना है कि भाई यहाँ इस तरह का हम कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहते हैं बांग्लादेश से। अब वो यहीं रह गई हैं, उनकी क्या स्टेटस है किसी को नहीं मालूम है, असाइलम क्या मिला है क्या नहीं मिला है नहीं मालूम है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, ये बांग्लादेश में एक सरकार है, मोहम्मद यूनुस साहब उस सरकार को चला रहे हैं। अब यहां पे बैठ के शेख हसीना जी लगातार राजनीतिक बयान देती जा रहे हैं, राजनीतिक बातें करती जा रहे हैं। एक चीज समझनी होगी कि हमारा बांग्लादेश से दोस्ती है, इंडिविजुअल दोस्ती सेकेंडरी होती है, उस देश से हमारा लेना। और आज उस देश में जो बैठा है, जो भी उसके निर्णय ले रहा है, उससे हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। इसके कारण कल इनका एक बड़ा इंटरव्यू छपा है, उसमें इन्होंने मोहम्मद यूनुस को मालूम नहीं क्या क्या कहा है, चोर और सब बोला है। बताया है कि 4000 कितने एकड़ या जो भी उनका वहाँ का जो यूनिट होती है उतना ज़मीन है, कहाँ से थी। फिर ये भी बताया गया है कि इनकी तो 6000 रुपये तनख्वाह थी, अब इनके पास 500 करोड़ जो रुपए नहीं, मतलब जो भी वहाँ की करेंसी है, टका या जो भी है उस वो है। तो इस तरह का उनके ऊपर घोर आक्षेप है, और वो डेमोक्रेसी नहीं और फलाना नहीं। और जब तक मैंने, मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर भारत में शेख हसीना है, ठीक है, रखने में कोई वो नहीं, लेकिन कम से कम इनको अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए और भारत सरकार को कहना चाहिए कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ से मत दीजिए, क्योंकि एक दूसरी पॉलिटिकल, ये आप लोग के आपस के वो हैं। हमारे लिए तो जो भी उस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा हम उससे बात करेंगे। तो इन लोगों के झगड़े
भारत की धरती से अगर वो फ्यूल कर रहे हैं तो वो उसका रिपरकशन होगा। अगर यहाँ बैठ के गाली दे रहे हैं तो होगा वहाँ रिपरकशन। तो मेरे हिसाब से इस दो देशों के रिश्ते को ठीक रखा जाए, शेख हसीना को रिस्ट्रेन किया जाए कि आप इस तरह के स्टेटमेंट यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दी, बाकी आप रहिए जितने दिन आपको रहना है। और क्योंकि उनके इस स्टेटमेंट से हम लोगों के आपसी रिश्ते दिक्कत में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।